हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। तो हम लोग आज फिर से एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग आप लोगों ने देखा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि सभी बच्चे को लगभग दिक्कतें होती है, सभी बच्चे को प्रॉब्लम समझने में होती है। तो इस चैप्टर में लगभग हर बच्चे को कहीं ना कहीं डर होता है। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आइए हम लोग इस चैप्टर को काफ़ी बेसिक से, जीरो लेवल से एकदम शून्य से उठाने वाले हैं, बिल्कुल भी शून्य से उठाने वाले हैं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कहीं पर भी इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। आप लोग अगर पूरे वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, 4 से 5 वीडियो मुश्किल से इस चैप्टर पर आने वाले हैं, और एक एक वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लेते हैं, तो विश्वास मानिए निश्चित रूप से आप लोगों को कहीं पर भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम लोग आज नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोग जस्ट लास्ट हमने SI ख़त्म किया था, सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने समाप्त किया था। आप लोग निश्चित रूप से वो वीडियो देखे होंगे आप लोग। तो हम लोग उस चैप्टर को भी काफ़ी बारीकी से हम लोग समझे थे, काफ़ी डीप समझे थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जितने टाइप आते थे उस क्वेश्चन में, उस टॉपिक में हमने सारे टाइप किए थे, सारे क्वेश्चन उस पर भी ऑलरेडी हमने किया है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा, आप लोग किसी भी एक बुक से जो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो हर वीडियो के नीचे में व्हाट्सएप का लिंक दिया जाता है, आप लोग उसमें जुड़ के आप क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं हम लोगों ने NTPC टारगेट के लिए बैच स्टार्ट किया है। इसमें पूरा जो भी NTPC में मैथ आने वाले हैं, सारे मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इतने सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे, इतने सारे टाइप पढ़ लेंगे, ताकि आप SSC CGL का एग्जाम भी दीजिएगा तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलते हैं हम लोग आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे अच्छा है कि आप इसका डीप नॉलेज लीजिए। आप अगर डीप नॉलेज इसका ले लेते हैं तो आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बच्चों को इसमें प्रॉब्लम तब होती है जब इसका जो कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर नहीं होता है। तो आप एक बार कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेंगे तो आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह से हमने SI का पढ़ा था, काफ़ी बेसिक से पढ़ा था। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी ये चैप्टर भी आपका वैसा ही हो जाएगा जैसा कि आपका SI का चैप्टर हो गया है। तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। आइए पढ़ते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, पहले हम लोग को ये जानना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधन ब्याज में अंतर क्या है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज में मेन रूप से अंतर क्या है। आप डिफरेंस समझ लेंगे तो कहीं कुछ हद तक जो है आप समझने लगेंगे ये चैप्टर किस तरह का चैप्टर है। देखिए, पहला क्या है, मेन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि हम लोग जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट में लेते हैं, इसको ब्याज पर ब्याज भी कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हर साल का आपका मूलधन जो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि अगले साल जो है हम मूलधन पर ब्याज तो लेते ही लेते हैं, साथ ही जो हम लास्ट ईयर का जो हमारा लास्ट ईयर या उससे पहले के ईयर का जो हमें इंटरेस्ट मिला है, उस इंटरेस्ट पर भी हम इंटरेस्ट लेते हैं। इसका मतलब क्या देख रहे हैं इसमें हम लोग की मूलधन इसमें कांस्टेंट नहीं होता है, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका SI और CI में, यानी साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे बड़ा आपका डिफरेंट हो गया कि मूलधन आपका SI में, साधन ब्याज में हर ईयर जो क्या था, प्रत्येक ईयर आपका मूलधन उसमें सेम होता है। लेकिन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है आपका प्रत्येक साल जो है मूलधन आपका चेंज होते जाएगा, लेकिन SI में ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरा क्या है, SI में जो है हर साल का आपका ब्याज फिक्स होता है। आप फर्स्ट ईयर जितना ब्याज दिए हैं उतना ही ब्याज आपको हर साल आपको देना होगा। लेकिन एक कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या डिफरेंट है, इसमें जो है आपका प्रेजेंट ईयर में जो ब्याज लग रहा है उसका तो इंटरेस्ट आपको देना ही होगा। उसके अलावा लास्ट ईयर या उससे पहले ईयर जितने भी आप ब्याज दे चुके हैं उन सारे ब्याज पर भी आपको इंटरेस्ट देना होगा। इसको हम अच्छे से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, अगर आप CI पढ़ रहे हैं, SI पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट में आपका मूलधन दिया हुआ 100 रुपये, 1000 आपका मान लीजिए मूलधन दिया हुआ है, 1000 मूलधन दिया है, रेट आपका ले रहा है 10% से रेट से चल रहा है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में आपको ब्याज निकालना है 1 साल का, तो आपका ब्याज क्या होगा, 1000 का आप जो है 10% निकालिएगा, तो 1000 का 10% निकालिएगा तो आपका ब्याज आएगा 100 रुपया। ठीक है। उसी तरह आप अगर सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, सेकेंड ईयर में आप ब्याज निकालना चाहते हैं साधन ब्याज में
सेकेंड ईयर का निकालना चाहते हैं, तो आप जो है सिर्फ यही मूलधन का आप 10% निकालते हैं। इसी मूलधन का आप 10% निकालते हैं, यानी कि आप फिर से आपका ब्याज आपका जो है 100 रुपया आ जाएगा। ठीक है। अगर आप थर्ड ईयर में जाना चाहते हैं, थर्ड ईयर का ब्याज निकालना चाहते हैं, तो फिर से आपका मूलधन का 10% लीजिएगा और आपका 100 रुपया आपका फिर से ब्याज आएगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, साधारण ब्याज के चैप्टर में हम लोग जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो हमेशा मूलधन पे ही निकालते हैं, और जितना मूलधन है वो हर साल के लिए मूलधन फिक्स होता है, जिसके कारण क्या होता है, हर साल का हमारा ब्याज भी फिक्स हो जाता है। साधारण ब्याज में हमारा ब्याज चेंज नहीं होता है। यही डिफरेंट हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर के मूलधन में भी ऐड होते जाता है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का हम निकालना चाहते हैं, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना चाह रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में आपका अगर इनिशियल मूलधन आपका 1000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, आपका रेट दे दिया है 8% दे दिया है रेट। सिंपल करने के लिए आप 10% मान लीजिए, तो कैलकुलेशन में इजी हो। 10% आपका रेट दे दिया है। ठीक है। और आपका 1 साल का आपको जो है ब्याज निकालना है, 1 साल का इसमें आपको ब्याज चाहिए। आप क्या कीजिएगा, ये 10% आप मूलधन का 10% आप निकालिएगा। मूलधन का 10% निकालिए, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मूलधन का 10% आपका 100 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पहला साल आपने 100 रुपया जो है ब्याज लिया है। अब पहला साल के लास्ट में जो है आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा, 100 रुपया आपने ब्याज लिया है, 1000 आपका जो है मूलधन है, यानी कि 1 साल के लास्ट में आपका मिश्रधन हो जाएगा 1100 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप दूसरा साल आते हैं, पहला साल तो कोई दिक्कत नहीं था, दूसरा साल आते हैं, तो दूसरा साल आते हैं, अब हमें यहाँ ब्याज चाहिए। तो अब आप तो मूलधन का ब्याज तो लीजिएगा ही 10%, मूलधन का ब्याज 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। मूलधन का ब्याज 100 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हमने मूलधन का ब्याज तो 100 ले लिया है। अब जो है सेकेंड ईयर से पहले जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा, उस इंटरेस्ट पर भी हम इंटरेस्ट लेंगे। यानी सेकेंड ईयर से पहले हमारा 100 रुपया है जो पहले साल में हमारा ब्याज आया था, तो इस 100 रुपया पर भी हम 10% का इंटरेस्ट लेंगे। तो 100 रुपया पर 10% का हम ब्याज निकालेंगे, तो हमारा फिर कितना होगा, हमें 10 रुपया यहाँ से भी हमें प्राप्त होगा। यानी कि दूसरे साल टोटल ब्याज हमारा कितना आया, तो 110 आया। दूसरे साल टोटल ब्याज हमारा 110 आया, और हमारा अमाउंट जो था, लास्ट ईयर अमाउंट था 1100 रुपया, और ये लास्ट ईयर के अमाउंट जो है हमारा ये मूलधन कहलाएगा सेकेंड ईयर का, लास्ट ईयर का सेकेंड ईयर का। अब देखिए, आप यहाँ से भी देखिए, तो आपका मूलधन कितना है, 1000 रुपया है। आपने सेकेंड ईयर में टोटल जो है ब्याज 110 रुपया कमाया है, तो आपका 1000 यहाँ है, 110 रुपया आपने ब्याज लिया। अब देखिए, यहाँ से देखिए, आपका ये जो है मूलधन हो गया आपका सेकेंड ईयर का, क्योंकि हमने क्या किया है, हमेशा जब भी होता लास्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का जो मिश्रधन हुआ है, वो हमेशा जो है उसी बेस्ट पर जो है हम लोग सेकेंड ईयर का ब्याज निकालते हैं। अब देखिए, हमारा सेकेंड ईयर का ब्याज कितना 110 हुआ है, तो फर्स्ट ईयर का लास्ट में मिश्रधन था कितना, 1100 रुपया। इस 1100 रुपया का आप 10% निकालिएगा, 1100 रुपया का 10% आप निकालिएगा, तो हमारा कितना आता है, 110 रुपया। यानी कि 1100 रुपये का 10% निकाले तो हमारा ब्याज कितना है, 110 रुपया। और हमने मूलधन का अलग ब्याज निकाला है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का अलग ब्याज निकाला, और हमारा कितना आया, 1110 रुपया आया। इसका मतलब ये हुआ है, जो फर्स्ट ईयर का मिश्रधन है वही हमारा जो है सेकेंड ईयर का मूलधन होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के मिश्रधन को हमने सेकेंड ईयर का मूलधन माना है, तो हमारा जो ब्याज आया 110 आया है। और यही 110 ब्याज तब आया जब हमने सेकेंड ईयर का ब्याज निकालने के लिए अलग अलग मूलधन भी फर्स्ट ईयर का लिया है, उसका निकाला, और सेकेंड ईयर से पहले जो हमें इंटरेस्ट मिला उसका हमने ब्याज निकाला है, उसका दोनों को जोड़ के हमें 110 आया है।
अब देखिए, ये जो हमारा अब आया 1100 रुपया हमारा मूलधन था सेकेंड ईयर का, 110 रुपया हमने इस पर ब्याज कमाया है, तो हमारा सेकेंड ईयर का मिश्रधन कितना हो गया? 1100 रुपया प्लस 110 रुपया, ये हमारा आ गया 1210 रुपया। 1200 हमारा आ गया 10 रुपया। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमें थर्ड ईयर का निकालना है, थर्ड ईयर का निकालना है, थर्ड ईयर का निकालना था, एक एक करके निकालना चाह रहे हैं, तो फिर से आप 1000 रुपये का 10% मूलधन का, ये जो मूलधन हमारा इनिशियल मूलधन था 1000 रुपया, उसका हम 10% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ब्याज? 100 रुपया हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस थर्ड ईयर से पहले जितना भी इंटरेस्ट था उसका हमें 10% लेना होगा। थर्ड ईयर से पहले हमारा पहला ईयर का इंटरेस्ट था 100 रुपया, तो 100 रुपया का 10% हम लेंगे तो कितना आएगा हमारा? 10 रुपया। फिर सेकेंड ईयर में हमारा 110 रुपया इंटरेस्ट था, उसका 10% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 11 रुपया आ जाएगा। तो टोटल हमारा इसमें इंटरेस्ट कितना आ गया? 121 रुपया हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए, अगर हर ईयर का लास्ट ईयर का, हर ईयर के अमाउंट जो होता है, मिश्रधन जो होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए वो जो है मूलधन कहलाता है। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट 1210 रुपया है, ये थर्ड ईयर के लिए हमारा हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप यहाँ से अब सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का मूलधन है, थर्ड ईयर का मूलधन का डायरेक्ट 10% आप निकालिएगा तो आपका इतना ही आएगा। इसका देखिए 10% निकालिएगा आपका तो कितना आएगा? 121 आ जाएगा। 121 आया है, और यही 121 आया जब आपने अलग अलग से निकाला है तो भी आपका 121 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अलग अलग जो है आप मूलधन का ब्याज निकालिए, फिर उससे पहले जितना इंटरेस्ट लगा उसका ब्याज निकालिए, तो आपका जो ब्याज आएगा वही ब्याज जो है आपका लास्ट ईयर का जो मिश्रधन है उस पर आप डायरेक्ट उतना % निकालेगा तो आपका उतना ही आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का मिश्रधन जो है नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन का काम करता है। ठीक है। इस तरह से आप समझ गए। यहाँ हम ये समझे हैं कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में जो है हमेशा जो है जो मूलधन पर जो ब्याज लगता ही है, उसके बाद आप जिस ईयर का निकाल रहे हैं उससे पहले जितने बार आप इंटरेस्ट दिए हैं उस सारे का बारी बारी से हम लोग जो है इंटरेस्ट फिर से निकालते हैं, और मूलधन और सारे इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद तब हमारा उस प्रेजेंट ईयर का मिश्रधन प्राप्त होता है। जैसे कि आपने यहाँ देखिए 121 रुपया हमारा जो है ब्याज प्राप्त हुआ थर्ड ईयर का, और हमारा कितना था? मूलधन था हमारा 1210 रुपया। इसको आपने जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 1331 रुपया हमारा आ जाएगा, 1331 रुपया। ठीक है। देखिए, एक तो इस तरह समझने के लिए हुआ, हमने बारी बारी ऐसे समझा है। अब अगर बोल देता है कि 1000 रुपया मूलधन है और 10% की दर से 3 साल का हमने निकाला है ना, तो 3 साल में हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? यानी कि 1000 मूलधन पर 10% की दर से 3 साल, यानी 3 साल में 1331 आया है, तो ऐसा बोलेगा कि 1000 रुपया का मूलधन 10% की दर से 3 साल में कितना हो जाएगा। तो अगर हम बार बार इस तरह से निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इतना बार बार नहीं करने के लिए हम जो एक सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं। जब सक्सेसिव मेथड आप यूज कीजिएगा तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, समझते हैं सक्सेसिव मेथड क्या होता है। देखिए, एक सक्सेसिव वर्ड होता है, और सक्सेसिव जो है 2 तरह का होता है। एक सक्सेसिव होता है जिसको बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज, और एक सक्सेसिव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं। जैसे कि आप डिस्काउंट आप देते हैं, तो आप डिस्काउंट देते हैं तो पहले बोलते हैं, मान लीजिए आप डिस्काउंट बोला, पहले 10% का डिस्काउंट दिया है, फिर उसने 20% का डिस्काउंट दिया है, फिर उसने 60% का डिस्काउंट दिया है। तो इसमें आप क्या करते हैं? अगर 100 रुपया है, किसी का अंकित मूल्य 100 रुपया है, मार्केट प्राइस 100 रुपया है, तो उसमें 10% डिस्काउंट दे दिया है, तो इसके पास अब 90% रुपया ही बचेगा। यानी कि 10% दे दिया तो 100 का 90% ही बचेगा, यानी कि 90/100 होगा। अब इस पे फिर से जो है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% पे डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना बचेगा? 80/100 बचेगा। अब इस पर फिर 60% का दे रहा है तो हमारा 40/100 बच गया है। यानी कि इस सक्सेसिव में क्या देख रहे हैं? घट रहा। जब सक्सेसिव तो घटने वाला होता है तो हमारा डिस्काउंट को इंडिकेट करता है।
यानी कि डिस्काउंट जो होता है वो घटने वाला होता है। अगर यही बोलता है कि 10% बढ़ा रहा है, एक बार फिर 20% बढ़ा रहा है, एक बार फिर 60% बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 100 का 10% बढ़ाया है, इसका मतलब कितना हो गया 110%, 110/100 हो गया। फिर इसका इस अमाउंट का फिर 20% बढ़ा रहा है, यानी कि 120% हो गया। फिर इस अमाउंट का 60% बढ़ा रहा है, इसका मतलब 160% बढ़ा रहा है। तो ये जो सक्सेसिव है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर के सक्सेसिव को ही हम लोग बोलते हैं CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का सक्सेसिव को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब आपने देखा था कि थर्ड ईयर जो हमारा अमाउंट आया था वो 1331 आया था, तब जब हमारा मूलधन हमारा 1000 रुपया था हमारा, और रेट हमारा 10% था। अब सक्सेसिव से देखिए हम निकालते हैं तो हमारा एक ही स्टेप में मूलधन जो है लास्ट का जो मिश्रधन पर आएगा थर्ड ईयर का हमारा 1331 आ जाएगा। देखिए हमारा मूलधन कितना था, 1000 रुपया था, और रेट जो हम ले रहे थे 10% से ले रहे थे। अब देखिए 1000 रुपया हमारा मूलधन था, अब रेट 10% था, यानी कि हर 3 साल हमारा, हर तीनों साल हमारा 10% हमारा रेट था। यानी कि पहला साल हम 10% से बढ़ा रहे हैं, फिर दूसरा साल भी 10% से बढ़ा रहे हैं, और फिर तीसरा साल भी हम 10% से बढ़ा रहे हैं। तो 1000 को पहला साल 10% से बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 110/100। फिर इस अमाउंट को हम दूसरा साल इसी अमाउंट को हम बढ़ा रहे हैं फिर 10% से, फिर इसको 10% से बढ़ाएगा तो 110/100 आएगा। फिर इस अमाउंट को हम तीसरा साल फिर 110% से बढ़ा रहे हैं, तो इसको फिर 110% से बढ़ाएं, 110/100 आया। अब देखिए इसको आप काटिएगा, 3 3 6 है और नीचे में आपका 6 शून्य है, तो 3 11 है, तो 11 का क्यूब कितना हो रहा है, तो आप जानते हैं 11 का क्यूब आता है 1331 होता है। अब देखिए जो थर्ड ईयर का हमारा थर्ड ईयर का हमारा मिश्रधन डाइट कितना निकल गया 1331। थर्ड ईयर का अमाउंट हमारा कितना निकल गया 1331 निकल गया। यानी कि जो हमने एग्जाम्पल के रूप में जो स्टेप अपनाया था उसे समझने के लिए था कि किस तरह से हम लोग इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब निकालने की बारी होगा तो हम सक्सेसिव ऑर्डर से इस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रॉब्लम निकालने के लिए बहुत सारे मेथड अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए क्या होता है कि हमें मेथड से बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने ऐसे मेथड है जिससे कि हमें जो है सीखने की ज़रूरत है। आप चाहें तो सारे प्रॉब्लम को लगभग एक ही मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आपको एक से ज़्यादा मेथड आ रहे हैं तो आपको बनाने में आसानी हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप जो है ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी जाना है, ठीक है, और ए से बी आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ए से बी आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, और ए से बी आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है कि ए से बी जाने के 3 रास्ते भी हैं, ठीक है। जब पता नहीं है तो आपने माना कि आप सपोज दैट आपने ये रास्ता आपने देखा था, इस रास्ते से आप जाएंगे, लेकिन इसके अलावा एक और रास्ता था जो आपको जल्दी पहुंचा रहा था। तो अगर आप तीनों रास्ता आपको पता होता तो आप समझ जाते कि ए से बी जाने में कौन सा शॉर्टेस्ट रास्ता है, किस रास्ते से हम जल्दी पहुंचेंगे। उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट का साथ चक्रवृद्धि ब्याज के प्रॉब्लम बनाने के भी कई सारे मेथड्स हैं। तो अगर आप 3 से 4 मेथड हम लोग जो मेन मेथड है वो हम लोग जानने वाले हैं। आप 3 से 4 मेथड जो अच्छे से जान जाएंगे, जब भी प्रॉब्लम आपको आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप जो है वहाँ पे ये जो है डिसीजन ले पाएंगे किस मेथड से हम जाएं ताकि हमारा आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड यूज होगा। मेथड आप एक ही मेथड आप सारे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम के अनुसार जो है जिस मेथड का डिमांड कर रहा है उस मेथड से आप चलेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। इस तरह से हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में मेन रूप से 4 मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। तो 4 वैसे मेथड हैं जिसको आप सीख जाएंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी प्रॉब्लम आप मेथड को सजेस्ट करके मेथड डिसाइड करके कौन सा मेथड यूज होगा उसके अनुसार आप जल्दी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके बाद देखने वाले हैं बाकी के
चारों मेथड बारी बारी से। आइए, तो अब हम लोग जो है एक एक टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं और सारे टाइप हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इस चैप्टर में 4 टाइप हम लोग इम्पोर्टेंट 4 बनाने के मेथड हम लोग देखने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट मेथड है 4 वो हम लोग समझेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, काफ़ी साधारण सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हम लोग बारी बारी से चारों मेथड अच्छे से समझेंगे। एक बार चारों मेथड समझ लेंगे तो फिर हम लोग एक एक टाइप डिस्कस करते जाएंगे और जो टाइप जिस मेथड के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा हम लोग उस मेथड के थ्रू उस टाइप को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चारों मेथड बारी बारी से अच्छे से समझेंगे, उसका बेसिक समझेंगे, बारीकी से हम लोग समझने वाले हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला मेथड आप लोग जानते हैं, आप लोग बचपन से पढ़े हैं, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। वो फॉर्मूला आता है, जो अमाउंट निकालते हैं, हमको मिश्रण निकालते हैं। अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100, या उसी को लिख सकते हैं 1 प्लस R/100, उसी को लिख सकते हैं 100 प्लस R/100 और उस पर पावर टाइम का। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग बचपन से ही जानते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड ये है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप इसी मेथड पे बनाएंगे और आपको जल्दी, सबसे जल्दी आपको बन जाएगा। तो पहला मेथड हमारा ये हुआ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, उसको इस मेथड में बैठाने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग जो है चारों मेथड इसी क्वेश्चन पर देखने वाले हैं। इस चारों मेथड इसी क्वेश्चन पर लागू करेंगे और इसी क्वेश्चन से हम लोग जो चारों मेथड बारीकी से एक एक करके सीखने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 7500 रुपया 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया जाता है। ठीक है, 2 वर्षों बाद कितनी राशि का भुगतान करना होगा? इसमें आप बैठाइए। तो कह रहा है 2 वर्षों बाद कितनी राशि का भुगतान करना होगा, यानी कि हमें मिश्रधन निकालने के लिए बोल रहा है। तो मिश्रधन निकाले यानी कि अमाउंट हमें निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। पी मतलब मूलधन दिया हुआ है 7500 रुपया, मूलधन दिया है 7500 रुपया। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है? आर दिया है 4% दिया है। ठीक है, तो 4% 100 प्लस 4 हो गया 104/100, यानी कि 104 बटे कितना हो गया 100। और टाइम दिया है, कितना टाइम इसे करना है? तो 2 टाइम्स है। टाइम कितना दे दिया है? 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। तो आप इस पर 2 से गुना कीजिए या इसी को 104/100 आप कर दीजिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आएगा 81/12 रुपये। ठीक है, यानी कि इस मेथड में सबसे आसान मेथड ये है हमारा। इसमें फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला पे हमारा जो अभी बोल रहा है उसको जस्ट पुट कर देना है। और इसमें से जो भी है 3 चीज़ दिया हुआ, 4 चीज़ दिया है, मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है और रेट दिया है, टाइम दिया है। इस फार्मूला से हमें जो भी निकालना इजी होगा उसमें हम इस फार्मूला को यूज करेंगे, अदरवाइज इस मेथड को यूज करेंगे। अदरवाइज जो है हम लोग इसके बाद एक और मेथड सीखेंगे, वो मेथड जिसमें यूज होगा हम लोग वो मेथड देखने वाले हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा मेथड। तो हम लोग इसी क्वेश्चन पे जो है एक और मेथड सीखने वाले हैं, जो हमारा होगा सेकेंड मेथड होगा। ये मेथड जो है, जो हम सक्सेसिव मेथड जो यूज़ कर रहे हैं उसी सक्सेसिव मेथड का एक वेरिएशन है। इसी सक्सेसिव मेथड जो हमने अभी लास्ट कुछ इस क्वेश्चन से पहले हमने देखा था, उसी सक्सेसिव मेथड को दूसरे तरीक़ा से यूज़ करते हैं और उसको इस मेथड का नाम दिया गया है। तो देखिए उस मेथड को कैसे यूज करना है। देखिए इसमें दर को लेना, दर कितना हमारा 4% दिया है। तो 4% दर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? 4% का मतलब 125 होता है, 1/25 होता है। और आप लोगों को किन्हीं को परसेंटेज चैप्टर में दिक्कत हो तो ऑलरेडी हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप उसे जाके देखिए, आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है। तो परसेंटेज में हमने पढ़ा कि 4% का मतलब होता है 1/25। परसेंटेज का मतलब होगा 4% मतलब 1/25। इसका मतलब ये हुआ कोई धन जो है 25 रुपया है तो उसका ब्याज हमें मिल रहा है 1 रुपया, यानी कि 25 रुपया के धन पे ब्याज हमें मिल रहा है 1 रुपया। जब ब्याज 1 रुपया मिल रहा है तो उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा 26 रुपया। 25 रुपया मूलधन,
25 इकाई, 25 यूनिट बोलिए, 25 यूनिट मूलधन और 1 यूनिट आपका ब्याज हो गया, यानी कि 26 यूनिट हमारा हो गया मिश्रधन। यानी कि 25 यूनिट का कोई धन है तो वो पहले साल कितना 4% के रेट से कितना हो जा रहा है, 26 यूनिट, 26 इकाई हो जा रहा है। दूसरे साल भी क्या 4% का ही लग रहा है, तो दूसरे साल भी 1/25, यानी दूसरे साल भी 25 का धन, 25 इकाई का धन कितना हो जा रहा है, 26 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो धन है, यानी कि ये मूलधन है, ये हो जा रहा है, यानी क्या है, ये अमाउंट है हमारा, ये हमारा मिश्रधन है। ठीक है, अब देखिए आप इसे गुना कीजिए या सेम है तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिएगा 625 हो जाएगा और इसे स्क्वायर कीजिएगा तो 676 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 625 यूनिट है, ये 676 यूनिट है, यानी कि हमें यहाँ से मूलधन निकल, यहाँ देखिए हमें क्या क्या निकलता है, और मूलधन निकालने के लिए बोलेगा तो हम 625 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, जो 625 यूनिट का वैल्यू होगा वही हमारा मूलधन देगा। अगर मिश्रधन निकालना है तो हमें 676 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो जो 676 यूनिट का वैल्यू होगा वही हमारा मिश्रधन होगा। अब देखिए ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, इसी दोनों का डिफरेंस तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज देगा, इसी दोनों का डिफरेंस हमें चक्रवृद्धि ब्याज देगा। इसका डिफरेंस कितना आया, तो 51 है, 51 आया, यानी कि अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कि कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कि कितना होगा, तो हमें जस्ट 51 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 51 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दिए तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकाल दिए हैं। ठीक है, यानी कि 3 चीज़ से हम निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2 वर्ष बाद कितनी राशि का भुगतान करेगा, यानी टोटल 2 वर्ष बाद कितना राशि का भुगतान करेगा, 676 यूनिट का। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या, मूलधन दिया हुआ है 7500 रुपया, मूलधन दिया है 7500 रुपया और यूनिट में हमारे पास मूलधन है 625 रुपया है। इसका मतलब है ये हुआ 625 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है, 625 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, देखिए 625 यूनिट का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 7500 रुपया। ठीक है, छः सौ 25 यूनिट का वैल्यू दिया है 7500 रुपया। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, तो 1 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो 7500 डिवाइडेड बाय 625, 25 से काटिए 25 बेर में, 25 से 300 बेर में और 25 से 12 बेर में, यानी कि हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 12 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा आ गया 12 रुपया। अब हमें 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, अब जिसका चाहिए हम निकाल लेंगे। 625 यूनिट का चाहिए 12 से गुना कर दिए, 676 यूनिट का चाहिए 12 से गुना कर दीजिए, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 51 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए, तो 51 यूनिट को हम 12 से गुना कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। यहाँ हमें यूनिट मूल्य क्या चाहिए, हमें अमाउंट चाहिए, यानी कि 676 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 676 यूनिट को आप 12 से गुना कर दीजिएगा तो 81 12 आपका इतना रुपया आपका आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड को हमने यहाँ पे समझा है, इसको आगे भी ये मेथड दोबारा आने वाला है, कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे जो इसी मेथड पे जल्दी से सॉल्व होंगे, तो वहाँ और बारीकी से और अच्छे से हम समझेंगे। जो इस मेथड को सही से क्लियर नहीं हो पाया इंतजार कीजिए, फिर से ये मेथड आएगा और फिर से आपको क्लियर, जो भी डाउट होगा फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इस वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे, इसके बाद हमारे पास 2 और भी जो मेथड बच रहे हैं, और लास्ट का जो मेथड होगा वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। आजकल जो है ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है उसी पे बनता है, उसी बनाया जाता है, उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लास्ट का मेथड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड वीडियो में हम 3rd और 4th मेथड लेके आएंगे, तो इस तरह से हम चारों मेथड बारी बारी से देख चुके होंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग टाइप पे जाएंगे, फिर एक एक टाइप जो है हम लोग सही से देखने वाले, जितने भी टाइप इस कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे सारे हम लोग बारीकी से एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक आपसे जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, फिर हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।